चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपको सॉल्व करने का भी टाइम मिलेगा इसमें। तो देखो, ए पार्टिकल इज गिवन कांस्टेंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में तो क्या दे दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड ड्यू टू सम इफेक्ट Vx इज इक्वल टू अल्फा वाई। ये क्या हो रहा है, देखो मोशन ये भी 2 डायमेंशनल है, लेकिन आपको इसमें कुछ अलग से कंडीशन गिवन, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की मैथमेटिकल कंडीशन के हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वाई डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट, लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। पर किसी वजह से ड्यू टू सम इफेक्ट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू अल्फा वाई। अल्फा वाई से क्या मतलब है, अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट। देखो पार्टिकल यहां है 0 0 पे, अब वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी, बोलो क्या वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, y इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे x डायरेक्शन का वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आया क्या हो रहा है, जैसे ही आया y इज इक्वल टू 1 तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई अल्फा, जैसे ही हुआ y इक्वल टू 2 x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई, अच्छा मेरे ख्याल से लाइट चली गई है, हाँ भाई। तो क्या हो रहा है बोलो, y डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो y कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं, है भाई, ठीक है। अब आपको निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन होता है, यस और नो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। अच्छा दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है दूसरा पॉइंट। तो बोलो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, v नॉट, ठीक है। लेट vy वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू v नॉट। अब ये पता चल गया, अब बोलो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, x को भूल जाओ, y डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बोलो y डायरेक्शन का डिस्टेंस, डिस्टेंस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ y डायरेक्शन इनटू टाइम, सही है। बोलो y डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है दैट इज द y कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन का वेलोसिटी v नॉट और t। ये कुछ गलत बोला क्या, बोलो भाई। अच्छा दूसरा vx क्या है, vx इज इक्वल टू अल्फा y। अच्छा अब यहां से मुझे चाहिए क्या, x और y डायरेक्शन में रिलेशन चाहिए, कैसे कर सकते हैं सोचो, यू कैन थिंक अबाउट इट। y का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा तो y का वैल्यू क्या है, vx बाय अल्फा, vx बाय अल्फा। तो इसमें ना x कोऑर्डिनेट आया इक्वेशन में, ना y कोऑर्डिनेट आया इक्वेशन में, ट्रेजेक्टरी कहां से बनेगी। t की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, y बाय v नॉट आ गई, ओके। फिर हमें क्या चाहिए ये बताओ ना, x और y कोऑर्डिनेट में, यहां पे x कोऑर्डिनेट है क्या क्वेश्चन में, कहीं यहां तक कहीं x कोऑर्डिनेट आया, नहीं आया, निकालना पड़ेगा भाई। निकालेंगे कैसे, x कोऑर्डिनेट में और x डायरेक्शन की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, इंटीग्रेट करके निकालेंगे, x डायरेक्शन की वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोलो भाई, जैसे क्या होता था, v इज इक्वल टू dx बाय dt, ऐसा होता था, x यानी कि पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पोजीशन का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी, x डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, नहीं आएगी क्या, सही है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे ये दे रखा है और ये निकालना है, ये दे रखा हो तो ये निकालना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो,
अगर ये दे रखा है तो क्या करेंगे, dt को उधर लेके आओ, vx इंटू dt इज इक्वल टू dx, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x नहीं आएगा, यहीं से तो x आएगा, बोलो, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, vx का इंटीग्रेशन करना है, vx क्या दे रखा है, अल्फा वाई, वेलोसिटी ऑफ x का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसका रिलेशन नहीं रखता, तो निकालना पड़ेगा पहले टाइम के रिस्पेक्ट में। बोलो यहां से y का वैल्यू क्या आया, v नॉट t, इस y की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दें, क्या बनेगा, अल्फा, y की जगह क्या आ जाएगा, v नॉट t, तो vx इज इक्वल टू अल्फा v नॉट t, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट किया, क्यों, क्योंकि हमें vx का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में तभी तो करेंगे जब टाइम के साथ कोई रिलेशन पता होगा। अब अल्फा वाई उठा के मैं इंटीग्रेशन करने चलूंगा तो गलत हो जाएगा ना, मुझे टाइम के साथ रिलेशन चाहिए, तभी टाइम के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो बोलो vx इज इक्वल टू अल्फा v नॉट t, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, डॉट dt इंटीग्रेशन डॉट dt इंटीग्रेशन, सही है। बोलो vx का, vx डॉट dt का इंटीग्रेशन x, अल्फा v नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन, ये क्या है, t की पावर 1 इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, उससे डिवाइड करेंगे, t की पावर 2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, t की पावर 2 बाय 2 आ गया। तो बोलो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। बोलो टाइम को एलिमिनेट करना है, यहां से टाइम का वैल्यू निकालो, t इज इक्वल टू y बाय v नॉट, और टाइम की ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अल्फा v नॉट बाय 2, t की t स्क्वायर की जगह y स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर, y स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर, v नॉट से एक v नॉट कट जाएगा, जो आंसर बचेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। समझ में नहीं आई बात, सही है। दूसरा पार्ट क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई, कितनी डायरेक्शन में मोशन है, दो डायरेक्शन में, एक एक्स में और एक वाई, तो एक्स को अलग से स्टडी करेंगे, वाई को अलग से स्टडी करेंगे। मैं कहता हूं वाई डायरेक्शन को रखते हैं पहले, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, एक समस्या तो खत्म हुई। दूसरी क्या बचती है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, कैसे आता है एक्सेलरेशन, बेसिक कंसेप्ट में चले जाओ, जैसे ही उन्हें पता नहीं है क्या आ गया, बेसिक कंसेप्ट में सारे फॉर्मूले लिखो। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास, क्या भाई, dv बाय dt, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्स डायरेक्शन दे दो, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, या फिर क्या कर सकते हो, v dv बाय dx, dx बाय, सही है, x और ये x आ जाए, ये सर नो। अब बोलो कौन सा मेरे लिए ज्यादा आसान है, ये आसान है, यस और नो भाई। वेलोसिटी इन x का टाइम के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी इन x का टाइम के साथ रिलेशन पता है क्या, मालूम है, ये देखो, वेलोसिटी इन x का टाइम के साथ रिलेशन, क्या कर दो इसको डिफरेंशिएट, जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा vx का डिफरेंशिएशन ax, अल्फा v नॉट कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो अल्फा v नॉट आ गया, x डायरेक्शन में तो ये है, y डायरेक्शन में 0 है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा v नॉट, x वाला i कैप प्लस y वाला क्या था 0, ठीक है, दिस इज आंसर। क्वेश्चन मुश्किल था क्या, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के लगता है पता नहीं क्या है ना, क्योंकि डायरेक्ट वो कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है कि आपको डायरेक्टली x दे दिया, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लिया, ऐसा नहीं था। आपको x में, सॉरी, वेलोसिटी इन x में और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन दिया है, ऐसा ना, तो वहां से आप पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी इन x का टाइम के साथ रिलेशन निकालेंगे, इंटीग्रेट करके पोजीशन आ जाएगी, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में नहीं आई बात, सही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ही कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगे, सबसे पहले उसमें जो जो भी लिखा हुआ है, जो जो भी दे रखा है, उसको आप मैथमेटिकली जैसे लिख लो, ठीक है। छोटा मोटा अगर कुछ अज्यूम करना हो तो आप अज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये नहीं पता क्या करना है, तो आप अपने बेसिक कंसेप्ट चले जाओ, जैसे पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, फिर एक्स वाई रिलेशन निकालते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला के लिए इसको कैसे लिखूंगा, इसके टर्म्स में लिखूंगा, तो अच्छा ये वाला फॉर्मूला लिखा गया, समझ में आया, बेसिक आइडिया लग गया क्या, जनरल अप्रोच क्या होती है ना। चले आगे, इसमें डाउट है कोई, रिपीट करना है ये वाला।
अब एक नई चीज सीखेंगे, क्या है ये? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है भाई? प्रोजेक्टाइल है लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे है। जैसे कोई पहाड़ है, फॉर एग्जांपल ये है ना, ये जमीन है। जनरली जो ऐसे लाइन खींच के ऐसे डैश डैश बनाते हैं ना, ये जमीन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है? देखो, ये पहाड़ का स्लोप है, पहाड़ का स्लोप है। अच्छा, अब इस पहाड़ के ऊपर ऐसे करके प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, सही है? पहाड़ का जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, और पहाड़ के साथ जो प्रोजेक्टाइल का एंगल है दैट इज थीटा, सही है? अब आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में खेल खेलना है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक्स डायरेक्शन कौन सी है और वाई डायरेक्शन कौन सी है। आप एक्स अपनी मर्जी से मान लो। हमने पहले क्या बोला था? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पहले से ही स्पेसिफाइड है। मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया, ऐसे करके ऐसे चला गया। ये वाले डायरेक्शन एक्स मान ली, ये वाले डायरेक्शन वाई मान ली। वहां पे भी तो अज्यूम की थी। अब भी मैं क्या कह रहा हूं, अब भी आप अज्यूम करो अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से। जरूरी नहीं कि ये जो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है आप इसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माने। जरूरी नहीं कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन थी पहले, इसी को आप वर्टिकल डायरेक्शन माने। आप क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से मानेंगे। क्या बोलेंगे कि ये जो इस इंक्लाइन के पैरेलल वाली डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है यही मेरी एक्स डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ये मेरी वाई डायरेक्शन है। और अब मैं एक्स डायरेक्शन में अलग से स्टडी करूंगा, वाई डायरेक्शन में अलग से स्टडी करूंगा, बस खत्म। समझ में नहीं आई बात? पहले वहां क्या कर रहे थे? एक्स और वाई में अलग से स्टडी कर रहे थे। यहां पे भी वही करना है, लेकिन एक्स भी अपनी मर्जी से मानना है और वाई भी अपनी ही मर्जी से मानना है, सही है? बोलो, जैसे ही मैं ये करूंगा क्या कि ये मेरी न्यू एक्स डायरेक्शन हो गई, लिखा ना, न्यू एक्स डायरेक्शन, और ये क्या हो गई? न्यू वाई डायरेक्शन। ग्रेविटी ने खेल खेलना, बोला मैं तो इधर था, मेरे को किधर लोगे भाई? मैं ना एक्स में हूं ना मैं वाई में। जो नई एक्स और नई वाई डायरेक्शन है, ग्रेविटी ना नई एक्स डायरेक्शन में है ना ही नई वाई डायरेक्शन में। मैं कहता हूं इसके टुकड़े कर दो, इसके कंपोनेंट ले लो, इस जी के कंपोनेंट ले लो। कौन सी डायरेक्शन में? नई वाई डायरेक्शन में और नई एक्स डायरेक्शन, सही है? तो बोलो, ग्रेविटी यहां लगती थी, बोलो भैया, है ना? ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर लगा लो, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर लगा लो, सही है? बोलो, ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। ये वाला कंपोनेंट किधर है? नई वाली वाई डायरेक्शन में है। यस और नो? अब चीजें आसान हो जाएंगी, है ना? अब मैं भूल गया, मेरे को यही नहीं पता कि भैया कहां पे एक्स है कहां पे वाई है, बस मेरे को यही पता है एक्स में अलग से करना है, वाई में अलग से करना है, सही है? अब मुझे आप 2-3 चीजें बता देना बस। बोलो, जो आपकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, बोलो इधर फेंका है ना यू पे, बोलो ये यू है, ये एंगल थीटा है, तो बोलो इधर कितना कंपोनेंट? यू कॉस थीटा, सही है? अच्छा, यू, ये एंगल थीटा, तो इधर कितना? यू साइन थीटा, तो ये हो गया यू साइन थीटा, सही है? अब मैं कह रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सही है? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सही है? अच्छा, ये है मेरा एक्स डायरेक्शन, इधर ही है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी है क्या? है ना? कौन? जी साइन अल्फा, सही है? मैंने 2 कंपोनेंट लिए थे, एक ये और एक ये। बता दो मैं जी साइन अल्फा कैसे आया? बोलो, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या आया? बोलो, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर, तो क्या लिखेंगे? माइनस जी साइन अल्फा, सही बात है? नेगेटिव डायरेक्शन में उससे बॉल को उधर फेंका है, ग्रेविटी इधर लगी। अच्छा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर की तरफ बॉल जा रही है इनिशियली इधर, जो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा? जी कॉस। अब ये बातें पता चलने के बाद तो आपको सब कुछ पता नहीं है, बोलो पता है ना? एक्स डायरेक्शन सॉल्व कर सकते हो आप। आपको बेसिकली 2 ही चीजें तो चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
उसके बाद तो सारी चीजें निकाल सकते हो आप। वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। x डायरेक्शन में लिखना है तो x x लगा दो, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पता है, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है, y डायरेक्शन में लिखना है तो सेम टू सेम, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो भी सेम टू सेम, और क्या चाहिए आप। सही है। मैक्सिमम हाइट और इन सब के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं कि जी cos अल्फा कैसे आया और ये जी sin अल्फा कैसे आया। आप लोगों को याद है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, याद होगा 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। सबको मारो गोली, सबको भूल जाओ, ठीक है, सब भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं, होता तो इसी के हिसाब से है। ऐसे लाइंस बनाओ, 4 लाइन बनाई, ये और ये और ये, सही है, 4 लाइन बन गई। अब देखो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये ऐसी इंक्लाइंड लाइन, इनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा एंगल, तो यहां पे भी एंगल क्या लिख दो, अल्फा। सही है। अब एक छोड़ के सारे के सारे, एक एक छोड़ के जितने भी एंगल बनेंगे सारे क्या होंगे, अल्फा। जैसे इसको छोड़ के ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा, इसको छोड़ के ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसको छोड़ के ये वाला भी अल्फा, और एक छोड़ के वापस से अल्फा पहुंचे। सही है। अच्छा इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जहां भी आपको एंगल निकालना हो आप निकाल सकते हो। बोलो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है ना, ये अल्फा है, ये टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा, ये और ये भी 90 माइनस अल्फा। सही है। मैं कहता हूं मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल निकालना है, तो ये तो अल्फा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे ये ग्रेविटी है, ये इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, मुझे ये एंगल निकालना है। सही है। ये कौन सा एंगल है, वर्टिकल और ऐसे वाली इंक्लाइन लाइन के बीच, तो बोलो वर्टिकल और ऐसे वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा, और ये जी है, ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, जी साइन। समझ में नहीं आई बात, बिल्कुल आसान है। सही है। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये ऐसे एंगल, ये ऐसे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे जब भी आप इस तरह का वेज देखेंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है अगला, तो उसमें बार बार यही आता रहेगा, तो बोलो ऐसे अगर अल्फा एंगल पे या थीटा एंगल पे है तो बोलो ग्रेविटी इधर लगेगी, इधर वाला कंपोनेंट जी कॉस अल्फा या जी कॉस थीटा, और इधर वाला जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा जी साइन। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। ठीक, ओके। अब फॉर्मूले में चेंज देख लेते हैं। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u(y) बाई जी, जी मतलब जी वाई, वाई डायरेक्शन का ही होना चाहिए एक्सेलरेशन, तो बोलो 2u(y) यानी कि 2u sin थीटा बाय जी cos अल्फा। h max u स्क्वायर बाय 2g, तो u(y) स्क्वायर बाय 2g बाई y और y लग रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g cos अल्फा। समझ में नहीं आई बात, बोलो भाई। रेंज के लिए बोलो, रेंज के लिए क्या होता था, सिंपल, उसमें u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यस और नो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्या x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अरे भाई x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो बोलो रेंज, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, ux t प्लस हाफ a t स्क्वायर, यस और नो। बोलो रेंज इन x डायरेक्शन, ये x और ये भी क्या है x, और ये t क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो rx क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, माइनस जी साइन अल्फा, तो माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये। समझ में नहीं आई बात, बोलो भाई x डायरेक्शन और एक्सेलरेशन तो लिखेंगे साथ में। पिछले वाले केस में तो ये क्या था, बस वहां पे विंड आ गई थी, विंड की वजह से कुछ एक्स्ट्रा रेंज मिल रही थी, यहां पर क्या हो रहा है, कुछ x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की वजह से रेंज अलग हो गई और वो अलग रहेगा, लिख लिए। समझ में नहीं आई बात, क्या रिपीट करने की जरूरत है। सही है। ये जो लिखा हुआ है ये फिर से समझा देता हूं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोलो रेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x और x लगाएंगे, सही है।
तो बोलो रेंज इन टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा तब रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेंज के बराबर। तो जब टाइम पूरा हो चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो बोलो ये वाला डिस्टेंस कितना हो चुका है, रेंज के बराबर, यस और नो। तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा। तो वैल्यू उठा के पुट कर दो, सॉल्व करोगे ये आएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय g cos स्क्वायर अल्फा। लिख लोगे, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अब ये फॉर्मूला याद हो गया, बोलो भाई रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर sin थीटा g cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय g cos स्क्वायर अल्फा। सही है, एक बार ये याद हो गया, अगला केस अपने आप हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइन अपने आप। कैसे, सिंपली क्या करना है, जहां पे भी एंगल अल्फा है ना उसकी जगह माइनस अल्फा लगा। क्या बोला मैंने, जहां पे भी अल्फा है वहां पे क्या लगा दो, माइनस अल्फा। एक पुरानी प्रॉपर्टी याद दिला देता हूं आपको, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होगा तो ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि साइन जो है माइनस को बाहर निकाल देता है। ऐसे ही टेंजेंट भी क्या करता है, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ने भी माइनस को बाहर निकाल दिया। लेकिन कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा आ जाता है तो क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, कॉस माइनस के साइन को बाहर नहीं निकालता है। ठीक है, ओके। अब बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाय g cos ऑफ माइनस अल्फा, यानी कि g cos अल्फा ही रहेगा, सेम एज प्रीवियस। कोई दिक्कत, बोलो भाई। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g cos अल्फा बाय 2g cos अल्फा। सही है, सेम टू सेम, अल्फा की जगह माइनस आया, कोई फर्क नहीं आया। यहां देखते हैं, यहां क्या हुआ था भाई, 2u स्क्वायर sin थीटा cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, वहां पे थीटा प्लस अल्फा था, अल्फा की जगह माइनस अल्फा किया, क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय g cos स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा को माइनस को बाहर आने देगा। याद हो गई ये चीजें, बोलो बोलो, सही है, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज करवाने के लिए, अब ये एक नई चीज है आपके लिए, मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया हुआ है। वैसे क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम, बोलो भाई। मैक्सिमम मिनिमम याद है, कोई भी फंक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम होता है तो वो ग्राफ क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है ऊपर से, यस और नो। और मिनिमम होता है तब भी ग्राफ फ्लैट हो जाता है। बोलो भाई, याद करो, इस तरह का ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो बोलो इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। तो बोलो मैक्सिमम पे और मिनिमम पे, बोलो अगर मैं ऐसे टेंजेंट बनाता हूं तो क्या वो टेंजेंट फ्लैट होगा, फ्लैट होगा मतलब उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब जो भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे होता है या मिनिमम वैल्यू पे होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है उस पॉइंट पे, जीरो। उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अप द इंक्लाइन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। भाई मुझे अप द इंक्लाइन फेंकना है, पहाड़ के ऊपर फेंकना है बॉल को, ठीक है। मैक्सिमम रेंज हो इसके लिए मैं किस एंगल पे फेंकूं, ये मुझे बताना है। बताओ कैसे डिसाइड करेंगे हम, सीधी बात है, जो रेंज का फॉर्मूला है, क्योंकि हमको रेंज मैक्सिमाइज करनी है, जो भी चीज मैक्सिमाइज करनी होती है उसका डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं। तो बोलो यहाँ पे रेंज का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन जीरो। तो बोलो रेंज का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो बोलो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा बाय g cos स्क्वायर अल्फा। सही है, जो भी कांस्टेंट था वो बाहर, अंदर कौन बचेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा, है ना भाई, कांस्टेंट टर्म के लिए ये बाहर निकल गई। इसका डिफरेंशिएशन जीरो। बोलो इनको उठा के उधर ले जाओ, जीरो के साथ कुछ होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो होने वाला है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो थीटा इज द वेरिएबल, यानी कि दिस इज ए सेपरेट फंक्शन एंड दिस इज ए सेपरेट फंक्शन। दो फंक्शन u इंटू v, याद आया, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, उस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करते हैं हम, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एडिटिव प्लस, उल्टा करेंगे है ना, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एडिटिव। सही है, तो बोलो sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस अल्फा u का ही रहेगा। सही है, माइनस प्लस, ठीक है, sin थीटा u का u, cos थीटा प्लस अल्फा का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा प्लस अल्फा रहेगा। सही है,
और बोलो फिर अंदर जाके डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये थीटा प्लस अल्फा में अल्फा का 0 थीटा का 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। सही है, बोलो यानी कि ये वाली टर्म आ रही है मेरे पास इज इक्वल टू 0। बोलो समथिंग 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 समथिंग, ध्यान से देखो एक फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला होता है क्या? cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b का। सही है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई है, किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे। ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है a, ये क्या है b। सही है, तो बोलो क्या बनेगा? cos ऑफ a प्लस, बन गया ना। यहां पे क्या बन रहा है? cos थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो 2 थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। माइनस सॉरी प्लस 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 है ना, मैं भी कहूं हाँ वहां प्लस है, प्लस हो गया। बोलो क्या बन गया? 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। cos ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 0 कब होता है? जब cos के अंदर क्या होता है? 90 डिग्री। भाई cos 90 क्या होता है? 0। तो ये cos के अंदर वाली चीज क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, यानी कि क्या जाएगा? 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। यस और नो? ये तो निकालना था किस एंगल पे थ्रो करें, ये तो निकालना था भाई। बोलो अल्फा को उठा के इधर लेके जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, 4 यहां 2 यहां आ गया। तो बोलो कितने एंगल पे थ्रो किया जाए कि मैक्सिमम रेंज हो पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। कितने एंगल पे जाए भाई? पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। बिल्कुल सिंपल है, साधारण बात है, याद रहेगी बात। अच्छा ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। अब इससे डायरेक्ट रिजल्ट का क्वेश्चन आ सकता है। एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो जो है 60 डिग्री के इंक्लाइन पे फेंका जाना है। एक पार्टिकल है जो 60 डिग्री के इंक्लाइन के ऊपर फेंकना है, मैक्सिमम रेंज करवानी है इंक्लाइन के ऊपर। कितने एंगल पे फेंकना चाहिए? बोलो थीटा इज इक्वल टू क्या जाता है? पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। 60 डिग्री का इंक्लाइन है, मतलब जो पहाड़ का एंगल है दैट इज 60 डिग्री। सही है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सही है, 45 माइनस 30 डिग्री कितना आ गया? 15 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री इसका आंसर है कि कितने एंगल पे फेंके? 15 डिग्री के एंगल पे। समझ में नहीं आई बात? समझ में आई? समझ में नहीं आई? समझ में आ गई ना? 2-3 बार पढ़ो इसको, कभी याद होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने क्लास में पढ़ा दिया और तुम बस हो गया याद और सब कुछ हो गया। कई बार पढ़ना पड़ेगा, ये कंसेप्ट दिमाग में घुसते नहीं, घुसाने पड़ते हैं। ठीक है ना? क्लियर है बात? 3-4 बार इसको पढ़ोगे आप, तभी आपको ये चीजें याद हो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये था किसके लिए? अप द इंक्लाइन, है ना? अप द इंक्लाइन से डाउन द इंक्लाइन जब मैंने रिजल्ट लिखे थे, क्या किया था? अल्फा को रिप्लेस कर दिया था माइनस अल्फा से। तो ये भी सेम टू सेम होगा। बोलो अप द इंक्लाइन मैक्सिमम रेंज के लिए क्या चाहिए एंगल? पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। डाउन द इंक्लाइन मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 4 प्लस अल्फा। बस इतना ही है। तो एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। ठीक है ना? तो ये देख लीजिए, ठीक है। फॉर डाउन द इंक्लाइन ये बताता हूं। फॉर डाउन द इंक्लाइन कितना एंगल चाहिए? पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। सही है। मैक्सिमम रेंज हमको चाहिए, सही बात है। मैक्सिमम रेंज के लिए इतने एंगल पे फेंकना चाहिए, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। उस एंगल पे रेंज कितनी होगी? तो ये एंगल उठा के रेंज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बोलो कितना आएगा? अप द इंक्लाइन मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाय g 1 प्लस साइन अल्फा। और बोलो डाउन द इंक्लाइन के लिए मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाय g 1 माइनस साइन अल्फा। बोलो अभी भी क्या हो रहा है? अल्फा की जगह माइनस अल्फा आ रहा है। यस और नो? तो बोलो अगर ये याद है तो ये भी याद है, u स्क्वायर बाय g 1 प्लस साइन अल्फा फॉर अप द इंक्लाइन, और माइनस साइन अल्फा किसके लिए? डाउन द इंक्लाइन के लिए। मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। सही है। यहां पे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, आपका 2 डायमेंशनल मोशन खत्म हो जाता है। अगर आपको कभी 3 डायमेंशनल मोशन करना हो तो क्या करेंगे?
वहां पे 3 डायरेक्शन का एनालिसिस करना है, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ, जेड वाले के साथ, लिख के खत्म करो, आंसर है तुम्हारा। समझ में नहीं आई बात? सही है, ओके। अब बात करते हैं नए टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मजेदार टॉपिक है। क्या नाम है? रिलेटिव मोशन। बचपन से देखते आ रहे हो आप, शायद आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, सोचा भी होगा तो कैलकुलेशन नहीं की होगी, ठीक है। मैं कहता हूं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव क्या होता है? रिश्तेदार नहीं बोलना कोई, ठीक है, रिश्तेदार नहीं होता है रिलेटिव, फिजिक्स में नहीं होता है, ठीक है, वो होता है घरों में, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं कह दूं कि इस क्लासरूम में सबसे हैवी मैं हूं, सबसे हैवी में क्या आ गया? रिलेशन आ गया ना, किससे हैवी? आप सब लोगों से हैवी हूं, है ना, मेरा वजन आपसे ज्यादा है, यस और नो? अगर मैं कहूं मैं सबसे हैवी हूं, सबसे हैवी मतलब जितने भी हैं लोग पूरी दुनिया में, उन सबसे हैवी, सही है। मैं बोल दूं हैवी हूं मैं, हैवी, अब मैंने ये नहीं कहा किसके मुकाबले, सही है। क्या आप बता सकते हो कि मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर सकता हूं? नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताया था रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब कोई ना कोई ऑब्जर्वर चाहिए देखने के लिए, यस और नो? अब मैं कह रहा हूं कि मैं रेस्ट पे हूं, किसके रिस्पेक्ट में? आप लोगों के रिस्पेक्ट में। अब मैं चल रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? आप लोगों के रिस्पेक्ट में। इमेजिन करिए मेरे सर पे एक मच्छर बैठा है, ठीक है, इमेजिनेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना भाई। मेरे सर में मच्छर बैठा है, मैं खड़ा आराम से यहां पे हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, मच्छर को मैं चलते हुए दिखाई दूंगा क्या? क्या मच्छर के रिस्पेक्ट में मैं मोशन कर रहा हूं या रेस्ट पे हूं? रेस्ट पे हूं। अब मैं चल रहा हूं, मच्छर के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं? अभी भी रेस्ट पे हूं, मतलब मेरे को क्या चाहिए? ऑब्जर्वर चाहिए, और जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसी के रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, इमेजिन करिए आप लोग बैठे, मैं चल रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा हूं। इमेजिन करिए आप भी चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, सही है, आप मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं खड़ा हूं आराम से, आप मेरी तरफ आ रहे हैं, क्या आपको मैं आपकी ओर आता हुआ दिखाई दूंगा? दूंगा ना भाई। आप आ रहे हो मेरी तरफ, हमारे बीच का डिस्टेंस घट रहा है, मतलब आपको क्या लगेगा कि मैं आपके नजदीक आ गया, सही है। मुझे क्या लगेगा? आप मेरे नजदीक आ गए। अब इमेजिन करिए आप यहीं बैठे हो, मैं उधर चला जा रहा हूं, तो आपको क्या दिखाई देगा? जाते हुए। मैं इधर आ रहा हूं, आते हुए, सही है। इमेजिन करिए आप इस तरफ चल रहे हैं, मैं भी इसी तरफ चल रहा हूं, आप मेरी तरफ आ रहे हो, मैं भी इसी तरफ चल रहा हूं, और हमारी स्पीड बराबर है, तो क्या आपको मैं चलते हुए दिखाई दूंगा? चलते हुए मतलब पैरों के चलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं डिस्टेंस के घटने या बढ़ने की बात कर रहा हूं। क्या मैं चलते हुए दिखाई दूंगा? नहीं ना। क्या दिखाई देगा कि सर से हमारा डिस्टेंस पहले भी 5 मीटर था, अभी भी 5 मीटर है, मतलब सर मूव नहीं कर रहे हैं, यही तो नजर आएगा। आप उल्टा इमेजिन करो, आप इधर आ रहे हो और मैं भी इधर आ रहा हूं, आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, आपको मेरी स्पीड कितनी दिखाई देगी? 10 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी, यस और नो? इमेजिन करिए आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे हो और एक दूसरी बस आपसे आगे निकल रही है, आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, जो आगे निकल रही है बस उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको वो 60 में दिखाई देगी? नहीं, वो आपको 10 की स्पीड में चलती हुई दिखाई देगी, यस और नो? अच्छा, जब आप बस में बैठे हो, आप जा रहे हो, क्या पेड़ आपको पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बोलो भाई, पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या एक्चुअली पेड़ मूव कर रहा है? क्या पेड़ की टांगे जो निकल के भाग रहे हैं? नहीं ना। क्या हो रहा है असल में? आप आगे जा रहे हो, पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी वेलोसिटी आगे है, आपके रेस्पेक्ट में वो पीछे जा रहे हैं, आपके रिलेशन में, रिलेटिव टू यू दे आर मूविंग द बैकवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? क्लियर हो गई बात? अच्छा, इमेजिन करिए अब आप वो तेज चलने वाली बस में, ठीक है, आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, 60 स्पीड से आगे जा रहे हो, एक 50 की स्पीड से बस जा रही थी, आप उससे आगे निकल जाओगे, आपको वो बस
कितने की स्पीड में चलते दिखाई देती है? स्पीड 10 है, आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है? पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करें हम इस आधार पे? जो रिलेटिव मोशन है उसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम ये बोलेंगे अपने को वेक्टर आता है, बोलो वेक्टर आता है ना, वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वेक्टर के हिसाब से क्या करना है आपको? हमेशा करना है रिलेटिव मोशन में डिस्प्लेसमेंट हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन। आप क्या करेंगे? हमेशा पोजीशन वेक्टर लिखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वर। ये मैंने लिखा है, मैं समझाऊंगा क्यों लिखा है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वर। सही है। यहां पे भी क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेक्टर में ऑब्वियसली, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। सही है। सोच के देखिए, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, जो नोट कर रहा है, वो कौन है? ऑब्जर्वर। और वो जिसको देख रहा है वो कौन है? ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं बैठना, ठीक है। जिसको देख रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो पर्सन खुद देख रहा है वो खुद कौन है? सही है। अच्छा, मैंने क्या बोला? जो भी ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशंस में से जो ऑब्जर्वर है उसके डायमेंशन आप घटा दीजिए। सही है। क्या बोला मैंने? जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें से ऑब्जर्वर के डायमेंशंस या जो भी पोजीशन है, वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन, उसको घटा देंगे। सही है। सही है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसमें ऐड कर दो, क्या प्लस कर दिया मैंने, नेगेटिव ऑफ ऑब्जर्वर, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोजीशन, नेगेटिव ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऐसे ही बोल। क्या बोला मैंने? वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं हम, लेकिन एक वेक्टर का नेगेटिव करके ऐड कर रहे हैं। ये मैंने क्या किया? मान लीजिए आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। एस्केलेटर देखा है आप लोगों ने? एस्केलेटर देखा है ना, वो अपने आप चढ़ने वाली सीढ़ियां होती है जो, हाँ देखा ना, हाँ मेट्रो में या इधर उधर कहीं, है ना। ठीक है, मान लो आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आप सिंपल सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो आप 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर चढ़ सकते हो। अब इमेजिन करिए जो एस्केलेटर है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप ऊपर जा रहे हो, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर जो एस्केलेटर है वो ऊपर जा रहा है और आप नीचे आ रहे हो, तो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? 0। सही है ना। मैंने क्या किया? जो भी ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव कर दिया, जो भी ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव कर दिया और इसमें जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं जब आप ऊपर जा रहे थे, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा था, तो आपकी वेलोसिटी एस्केलेटर को मिल गई, है ना। एस्केलेटर की और आपकी वेलोसिटी ऐड हो गई, मतलब एस्केलेटर को आपकी वेलोसिटी मिल गई। जब उल्टा हो रहा था कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और आप नीचे आ रहे हो, तो एस्केलेटर की वेलोसिटी का नेगेटिव आपको मिल गया। अरे कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं मैं। क्या ऐड कर रहा हूं? ऑब्जर्वर के वेलोसिटी या पोजीशन का नेगेटिव ऐड कर रहा हूं। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एक और वेलोसिटी दे दो। किसकी वेलोसिटी? तो ऑब्जर्वर के नेगेटिव वेलोसिटी को दे दो। सही है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसको समझेंगे अभी। मान लीजिए मैं बस में बैठा हूं, यहां पेड़ लगे हुए हैं, बस इधर जा रही है, मेरे को पेड़ कहां जाते दिखाई दे रहे हैं? पीछे। मैं बस में बैठा हूं, बस की स्पीड है 50, तो पेड़ की स्पीड मेरे को कितनी दिखाई दे रही है? 50 दिखाई दे रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअल पेड़ की वेलोसिटी कितनी है? 0। मेरी वेलोसिटी कितनी है? 50। मेरी वेलोसिटी का नेगेटिव कर दो, -50। ये पेड़ की वेलोसिटी को दे दो, कितना होगा? -50। तो जब मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे को पेड़ की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? -50 दिखाई देगी।
अच्छा, इमेजिन करिए, सोचिए, एक बस है, ठीक है, आपकी बस 60 की स्पीड से जा रही है, एक और बस है वो 50 की स्पीड से जा रही है। बोलो इसकी स्पीड 50 प्लस 50 है, आपकी स्पीड प्लस का 60 है, प्लस 50 प्लस 60। आपने क्या करना है, आपने देखना है उसको, आप हो ऑब्जर्वर, वो है ऑब्जेक्ट, आपकी वेलोसिटी उसको दे दो नेगेटिव करके, वो 50 है, आपकी वेलोसिटी का नेगेटिव करो, -60 उसको दे दो, 50 प्लस में -60 कितना होगा, -10। देखो जब आप आगे जा रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, आपको पीछे जाते हुए दिखाई ना -10 से, यस और नो, समझ में नहीं आई बात? तो अपनी वेलोसिटी, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का नेगेटिव कर दो और ऑब्जेक्ट को दे दो, समझ में नहीं आई बात? अच्छा, इमेजिन करो आप 50 वाली स्पीड की बस में, 50 की स्पीड से है ये 60 पे है, ये जा रहा है 50 से, ये 60 से, 50 से 60 से। बोलो इसको, ये एक्चुअली आपने इमेजिन किया कितनी स्पीड है, 10 की स्पीड से आगे जाते हुए प्लस 10 की वेलोसिटी दिखाई दे रही है। मैं कहता हूं आपकी वेलोसिटी कितनी है, +50, इसकी कितनी है, +60, आपकी वेलोसिटी का नेगेटिव करो, इसको दे दो 60 प्लस में -50 कितना है, 10। तो आपको ये 10 की दिखाई देती है, समझ में नहीं आई बात? तो ऐसे भी विजुअलाइज आप कर सकते हो। कैसे? अपनी जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो उसका नेगेटिव करो और ऑब्जेक्ट में ऐड करो, खत्म। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, सही है? ओके। नेगेटिव करते हैं जब, तो क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। ये नहीं कि एक्स एक्सिस की मोशन को आप वाई एक्सिस में जोड़ दोगे, एक्स वाला एक्स में जुड़ेगा, वाई वाला वाई में, जेड वाला जेड। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, बिल्कुल सिंपल है ना? बोलो भाई, जो भी ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में से माइनस कर देते हैं। सही है? अब डेफिनेशन वाइज पढ़ें, करें भाई? ठीक है। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, कोई एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। ये दोनों टर्म्स क्या है, रिलेटिव है। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन रेस्ट और मोशन वी नीड टू डिफाइन या स्पेसिफाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमें जरूरत पड़ती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो जो ऑब्जर्वर है उसकी जरूरत पड़ती है। जिस जगह पे ऑब्जर्वर बैठा है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है? जैसे आप बस में बैठे थे, 50 वाली स्पीड की बस में बैठे थे, तो वो जो 50 की बस है ना, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है? आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आईज ऑफ द ऑब्जर्वर है ना, दे आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है? सही, आप आराम से खड़े हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यही है जहां आप खड़े। आप चल रहे हो तो ये जो आप चल रहे हो या जो आपकी आईज का मोशन है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस वाला सिस्टम, ठीक है। फ्रॉम देयर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जहां से सारी ऑब्जर्वेशन की जाती है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मनदीप, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से सारी ऑब्जर्वेशन की जाती है। सही है ना? बिल्कुल सिंपल साधारण है। अच्छा, एक क्लॉक इज अटैच्ड टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्लॉक भी अटैच है। जैसे जो ऑब्जर्वर है उसने हाथ में घड़ी पहनी, वो क्या है, क्लॉक ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है? टू मेजर टाइम, ठीक है, टाइम मेजर करने के लिए। रेफरेंस फ्रेम कैन बी ऑफ टू टाइप। अब जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्या होता है, दो तरह का होता है। ठीक है? पहला होता है इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं पहले को? इनर्शियल फ्रेम। और दूसरे को बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे पहले को? इनर्शियल फ्रेम। दूसरे वाला क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो इनर्शियल, इनर्शियल मतलब इनर्शिया से है। इनर्शिया मतलब जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है? आगे आएगा ये। ठीक है? इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब बेसिकली रुके रहना होता है, ये कांस्टेंट वेग से चलना होता है। ठीक है? इसमें क्या बोलेंगे, ए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। क्या बोलेंगे? नॉन एक्सेलरेटेड, ऐसा फ्रेम जिसके पास खुद का एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं है, वो होगा इनर्शियल। और जिसके पास एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? मान लीजिए आप रेस्ट पे हो, तो आप एक ऑब्जर्वर हो, आप इनर्शियल हो कि नॉन इनर्शियल हो? इनर्शियल, क्योंकि आप आराम से खड़े हो। एक्सेलरेशन कितना है?
जीरो। सही है। अब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना है अभी भी जीरो, जीरो एक्सेलरेशन, अभी भी मैं क्या हूं, इनर्शियल फ्रेम में हूं। सही है। ओके। लेकिन जैसे ही एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। सही है। बोलो, जब मैं एक्सेलरेशन में हूं, इमेजिन करिए आप एक गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वो गाड़ी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। पहले हम इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से चीजें पढ़ेंगे। नॉन इनर्शियल में क्या होता है, जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना, मान लीजिए गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी आगे की स्पीड, आगे की तरफ स्पीड बढ़ा रही है, क्या होता है, आज ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई पीछे खींच रहा है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। आगे आएगा सूडो फोर्स। सूडो मतलब नकली, नकली फोर्स। क्या कोई एक्चुअली खींच रहा है आपको पीछे, नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई हमको पीछे खींच रहा है ना। तो जब भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, या जिस जगह आप बैठे हो उसका एक्सेलरेशन होगा कुछ, तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। और बस इसमें और इसमें यही फर्क है, इसमें कोई सूडो फोर्स नहीं लगती, इसमें सूडो फोर्स लगती है। इसमें सूडो फोर्स नहीं है, इसमें सूडो फोर्स है। सही है। बोलो, एक्सेलरेशन अगर इधर है, आपका गाड़ी जो है इधर जा रही है, तो आप क्या होता है, पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसे लगता है ना, ऐसे लगता है भाई एक्सेलरेशन आगे, आप कहां जा रहे हो, पीछे। यानी कि सूडो फोर्स कहां लग रही है, एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। सही है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स पीछे लगा देंगे, खत्म बात। सही है। और ये सूडो फोर्स सिर्फ यहां नहीं आएगी, ठीक है, वो आगे भी आएगी। क्लियर है, याद रखनी है ये बात। ओके ओके। बाय डेफिनेशन अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ जो है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ क्या है वंशिका, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है। लेकिन हम चूंकि अर्थ पे ही रहते हैं, हम अर्थ को क्या मानेंगे, इनर्शियल फ्रेम मान लेंगे कि भाई सब कुछ, हर एक चीज का यहां बराबर एक्सेलरेशन है, बराबर एक्सेलरेशन है, तो हम क्या बोलते हैं, ये नॉन इनर्शियल। सही है। ओके। मतलब इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल बोल दिया है, हम क्या मानेंगे, अर्थ इज ए इनर्शियल, इट इज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। assume earth in inertial frame because of centripetal acceleration due to rotation of earth is very small। ठीक है, बहुत थोड़ा सा एक्सेलरेशन होता है, सबके बराबर लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं, अर्थ क्या है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है ना, घूम रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन का पता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसके पास एक्सेलरेशन है। अब वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए तो वो भी एक्सेलरेटेड है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेटेड है, दोनों में तो भी एक्सेलरेटेड है। ये सब ना, तो अर्थ जब घूम रही है, तो बोलो, जब हम अर्थ के ऊपर बैठे हुए, इमेजिन करो ये अर्थ है, हम यहां हैं, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो बोलो मैं अर्थ के साथ साथ घूम रहा हूं, ये सब नो, कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूं इस तरह से। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, इसमें मेरी सिर्फ और सिर्फ, मुझे देखो मैं ऐसे घूम रहा हूं, बोलो मेरे मोशन में क्या मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अरे भाई क्या मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, पहले मैं इधर जा रहा था, अब मैं इधर जा रहा हूं, अब मैं इधर जा रहा हूं, फिर मैं इधर जा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, मतलब मेरा क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है। ओके। जो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सर्कुलर मोशन में आएगा, अभी के लिए बता दिया। अर्थ इज एक्सेलरेटेड, लेकिन एक्सेलरेशन बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज इनर्शियल। ठीक है। सारी कैलकुलेशन में अर्थ को क्या माना जाएगा, इनर्शियल। ठीक है। ओके। मैंने आपको क्या बताया, जो ऑब्जर्वर है उसके साथ क्या हुआ है, एक फ्रेम जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। यस और नो, क्या बोलते हैं भाई, रेफरेंस फ्रेम, एंड इट इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स से क्या मतलब है, एक ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। अब इमेजिन करो ये जो कोना है, ये जो कॉर्नर है,
दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द एक्चुअल ओरिजिन। ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं कहूंगा मेरी पोजीशन है x इक्वल टू 2। सही है। अब इमेजिन करो यहां पे एक पर्सन खड़ा है, उसकी पोजीशन है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 पे मैं हूं, एक पर्सन है वहां पे, यहां पे, जिसकी पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 4। ठीक है, ओरिजिन के मुकाबले आई एम इन द x डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन, कितनी दूर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। ये जो पर्सन है ये ओरिजिन से ईस्ट डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है। अब ऑब्जर्वर कौन है, हु इज द ऑब्जर्वर, आई एम। मुझे क्या दिख रहा है, दिस पर्सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या हुआ सर, उसकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन में से मेरी पोजीशन घटा दी गई। सही है, इसको लिखते हैं एक बार, क्या आया बोलो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था भाई, 4 आई कैप लिख दो। सही है, 4 यूनिट पे हो। अच्छा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मैं कहा था 2 आई कैप, और मैं कहता हूं आर रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन मतलब ऑब्जर्वर के मुकाबले कहां है सामने वाला, क्या दिखाई दे रहा है बोलो, 2 आई कैप दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं आर ऑब्जेक्ट माइनस आर ऑब्जर्वर। सही है, कितना है, 4 आई कैप माइनस 2 आई कैप दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप, यानी कि 2 यूनिट दिखाई दे रहा है आई डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में 2 यूनिट दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज ट्रू। यस और नो। अब यही हम वेलोसिटी के साथ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। मैं इधर जा रहा हूं 2 की स्पीड से, क्या है मेरी वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी क्या है भाई, 2 आई कैप मीटर पर सेकंड। आई कैप के बाद लगते हैं यूनिट्स वगैरह, मीटर या मीटर पर सेकंड, क्या जो भी होगा। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, मुझे क्या दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 आई कैप मीटर पर सेकंड। सही है, अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, मैं 2 से जा रहा हूं और तो एक्चुअली 4 की स्पीड से निकल गया, तो मेरे को तो वो कितने दिखाई देगा, 2 पे। तो वो क्या कर रहे हैं मतलब में उसकी वेलोसिटी में से मेरी वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं, तो v रिलेटिव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, 2i माइनस 2i इज इक्वल टू 2i। सही है ना। अब मैं कहता हूं नया खेल करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ना वो चल रहा है 6j कैप, अगला जे डायरेक्शन में चल रहा है। सही है, इमेजिन करो कोई मच्छर है, ठीक है, मच्छर है, मैं जा रहा हूं इधर 2 की स्पीड से, वो 6 की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा, अब भी यही होगा, क्या करना है, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर 6j कैप माइनस 2i कैप, यही आंसर है, बस इतना समझ में नहीं आई बात। सही है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है मुझे क्या दिखाई दे रही है, 6j कैप माइनस 2i कैप, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप। सही है ना, मतलब मुझे जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट है, एक आई कैप और एक जे कैप, आई कैप और जे कैप है ना, यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी मोशन दिखाई दे रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन दिखाई दे रहा है। यस और नो। एक्स डायरेक्शन में कितना मोशन दिखाई दे रहा है, -2। सही है, और वाई डायरेक्शन में +6j, मतलब मैं जब इधर जा रहा हूं और मच्छर जब ऊपर जा रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मच्छर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। कैसे, क्योंकि वो इधर भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है इधर भी आ रहा है, यहीं पे जाके दिखाई देगा। यस और नो। सही है, मतलब वो मेरे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को और ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आई बात, जरूर बात कुछ ओके। जब मैं बोल रहा हूं एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, एक्चुअल वेलोसिटी है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर मैं आराम से ग्राउंड पे खड़ा हूं, चल नहीं रहा हूं, तो मेरी जो वेलोसिटी है वही ग्राउंड की वेलोसिटी है। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वही ग्राउंड ने ऑब्जर्वेशन किया है ना। तो हम जनरली बोलते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी या रियल वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी है, दैट इज द एक्चुअल रियल वेलोसिटी। व्हाट टाइम इज इट, एग्जैक्ट टाइम। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, नो डाउट, ठीक है। हम यहां से फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। मेक श्योर कि यहां तक आप सारा पढ़ जाओ, यहां तक आप सारा पढ़ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक अगर छोटा मोटा करेक्शन हो, कोई क्वेश्चन आपको दोबारा करना हो, तो आप रफ नोटबुक में बार बार उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? मजा आ रहा है कुछ पढ़ने में? आज कुछ आया मजा? कई दिन हो गए बोलते हुए क्लास में आप लोगों को, तबीयत मेरी ठीक हो चुकी है, ठीक है, कांग्रेचुलेशन टू मी, ठीक है, ओके, आई विल सी यू लेटर।